है ना। तो 4 तरीके का होता है, देखिएगा फिर पर बैक से चलिए। कितने तरह का एटॉमिक मास? 4 तरह का। मास तो अलग होगा नहीं, बोलने का तरीका ही सिर्फ अलग होगा। मास तो जितना कार्बन का है उतना ही रहेगा, खाली 4 तरीकों से बोला जाएगा, 4 तरीकों से देख सकते हैं। यदि एब्सोल्यूट कहता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ देंगे, ठीक है। यही सिखाए। जैसे कार्बन का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कहा, तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन का मास को हमने जोड़ दिया। दूसरा एग्जाम्पल, यदि दूसरा एग्जाम्पल यदि एब्सोल्यूट एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कहता, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास किसका कहा जाएगा? नाइट्रोजन का। डायरेक्ट बता दो, कितना लिख दें? 14 इंटू 1.67 इंटू -24 ग्राम, क्योंकि न्यूट्रॉन 7 न्यूट्रॉन्स होंगे इसमें और 7 प्रोटॉन होगा, तो 7 7 14 हुआ। 14 में इतना गुना कर दिया, है ना। इतना लिखने की जरूरत अब नहीं है। क्लियर है? तो एक दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से लिख लो, है ना। ये तो सीखने के लिए था, सीख गया ना, है ना। एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट कहेगा तो आपको यही बताना है, 12 बोल के छुट्टी ना होगा, ठीक है। 12 एक्चुअली में नंबर है, दैट इज कॉल्ड मास नंबर। 14 एक्चुअली में मास नंबर है, नॉट कॉल्ड द एटॉमिक मास, वो मास नंबर है। यदि आप 14 केवल कह के चुप हो जाते हैं तो वो नंबर बताए आप, उसका मास नंबर, है ना। तो एब्सोल्यूट पूछे तो 14 गुना 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। फंडामेंटल बात है, भूलना नहीं है, बड़े। दूसरा, रिलेटिव एटॉमिक मास। इट इज रिलेटिव टर्म, it is relative term defined with respect to other, defined with respect to other। it is a relative term defined with respect to other। ये कैसा शब्द लिखें जरा देखिएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास एक रिलेटिव टर्म है जो दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, अपने रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं होता है, दूसरे के रेफरेंस से डिफाइन होता है। देखिए कैसा टर्म दूसरे के रेफरेंस से डिफाइन होता है, इसको समझने के लिए समझते हैं। ये एक भाई साहब हैं, ठीक है। इनकी मम्मी को पूछा गया कि जो बेटा आपका है ना, कितना किलो का है, उसका कितना वजन है। क्लियर है? सवाल तो इतना ही है। इनकी मम्मी कहती है वह ज्यादा भारी थोड़े है। वो जो बगल के गांव में एगो रहते हैं ना सुमो पहलवान, उसका चौथाई तो है। देखिए यही रिलेटिव टर्म, इसी को कहेंगे जो अपने से डिफाइन नहीं हुआ, दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइन हुआ। अब इनके वजन को जानने के लिए आप सुमो पहलवान का वजन जानिएगा, तभी तो इनका वजन जानिएगा। सुमो पहलवान 400 किलो का था, तो 400/4 100 किलो का बेटा था इनका, है ना। एक्चुअली में ये बताएं कि बेटवा को नजर न लग जाए, इसलिए ऐसा बताए कि अब जाओ सुमो पहलवान को पता करो कितना किलो का था। बेटी ही बताया गया, लेकिन किसी के रिलेशन में बताया गया। ये भी एटॉमिक मास बेटी ही बताता है, लेकिन किसी के रिलेशन में बताता है। और जानते हैं किसके रिलेशन में बताता है? कार्बन 12, है ना। कार्बन 12 पढ़े होंगे शायद 7th में 9th में, AMU, है ना। इसका यूनिट होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU। क्या है फुल फॉर्म? एटॉमिक मास
यूनिट, या इसको यू भी लिखा जाता है सिंपल, एक यूनिट मास है ना, एमयू को यू भी लिखते हैं। एमयू को डिफाइन किया जाता है कैसे, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 कॉल्ड एज 1 mu। कौन है इसमें सुमो पहलवान, कार्बन 12, जिसको सब जानना है ना, उस सुमो पहलवान को पूरा इलाका जानता था कि वो 400 किलो का है। तो कोई कहता है हमारे बेटवा उसका चौथाई है, कोई कहता है गए पांच पांच भाग में, 8 भाग में। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में वो सुमो पहलवान बनाया कार्बन 14 को, और एक एमयू वो कहता है कि कितना है ये, वो जितना भारी है उसका 1/12वां भाग है, उसी को हम एक एमयू बोलेंगे। एक एटम कार्बन का मास जितना है उसका कितना भाग है ये, 12वां भाग। यानी एक एमयू जब यहां लिखें तो क्या लिखेंगे, 1/12 इंटू ऊपर सुमो पहलवान की जगह कौन एटम लिखेंगे, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, दैट इज इक्वल टू 1 AMU। लिखिए, रिलेटिव टर्म जहां आए फिजिक्स में केमिस्ट्री में, जैसे ही कोई सर कहते हैं आपको कि फलाना फिजिकल क्वांटिटी इज ए रिलेटिव टर्म, जैसे आप फिजिक्स में मोशन पढ़ रहे हैं तो मोशन को भी कहा जाएगा इट इज ए रिलेटिव टर्म। गाड़ी में मोशन है ये पता तब चलेगा जब आप स्टेशन पे खड़ा रहेंगे, रुके रहेंगे, है ना। तो रिलेटिव टर्म जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइन हो, जो अकेले डिफाइन नहीं हो, जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जिसको कहने के लिए दूसरे का रेफरेंस लेना पड़े, उसको कहते हैं रिलेटिव टर्म। तो एमयू या रिलेटिव एटॉमिक मास एक रिलेटिव टर्म है, ये कार्बन 12 के रेफरेंस में डिफाइन होता है, ठीक है। लिख दिए, लिख दिए। एक एटम का मास कितना था, अभी अभी पढ़े,
एक एटम का मास क्या था, अभी अभी पढ़े हैं। हाँ, तो बस वही लगा देना है। एक एटम का मास अभी पढ़े हैं हम लोग, 1 mu बराबर 1/12 इंटू 12 गुना 1.67 24 ग्राम, यही था ना। तो 12 से 12 कट गया, यानी 1 mu बराबर कितना आया, 1 mu बराबर 1 mu बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, ये एमयू होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास अभी नहीं बताएं, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट एमयू होता है, और एक एमयू क्या होता है ये बताएं, है ना। एक एमयू क्या होता है ये बताएं। एक एमयू बराबर 1/12 गुना मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, और एग्जैक्ट मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन अभी हम लोग पढ़े थे 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 12 से 12 कट गया, यानी 1 mu बराबर इतना ग्राम। बताओ ये वो प्रोटॉन का मास है कि ना, इसीलिए प्रोटॉन का मास 1 लिया जाता है, और न्यूट्रॉन का मास भी 1 लिया जाता है। वो एक यूनिट मास केमिस्ट्री में कम से कम जो अमाउंट मेजर किया जाएगा वो होगा 1 AMU। इससे कम मास यदि होगा तो उसी को मासलेस कहते हैं, है ना। जैसे किसी बनिया की दुकान पे जाएं और हम उसको कहें 100 ग्राम चीनी दे दीजिए, 50 ग्राम चीनी दे दीजिए, मान लेगा। अब उसको कहे 5 ग्राम चीनी दे दीजिए, तो किलो उठा के मुंह पे मार देगा, भाग यहाँ से, 5 ग्राम के बटखारा अब कहाँ से लेके आए। हमारे पास कम से कम 50 ग्राम चीनी लोगे तो ठीक है, 50 ग्राम से कम हम नापते नहीं है। केमिस्ट्री भी उसी तरीके से कम कितना मापता है, 1 AMU, इससे कम का कोई जगह नहीं। ठीक है, यही इतना सा बात। केमिस्ट्री का स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया 1 AMU मास मेजरमेंट का, जो कि ग्राम में, बोलचाल की भाषा में जो ग्राम है उसमें वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। पूरा कर लो। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है अभी तक नहीं पता चला है, वो अब पता चलेगा। लिख दिया, 1 AMU बराबर, ये सब भूलना नहीं है, ये सब भूल जाने से लोग खराब कहेगा आपको। आईटी में भी ना आना है, आईटी मेडिकल में सब आएगा। ये सब कोई चलते फिरते पूछ देगा तुमको, केमिस्ट्री पढ़ के आ रहा है, बता 1 AMU में कै ग्राम, और नहीं बताया ना तो कहेगा देखिए ही केमिस्ट्री पढ़ेगा इसको एमयू नहीं पता है, वो केमिस्ट्री कैसे पढ़ेगा। ठीक है, ये ऊ वाला कंसेप्ट है, एकदम बेसिक बॉटम बात है ना। 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करेंगे। देखिए क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, नंबर ऑफ टाइम्स of an atom of element heavier than 1/12th of mass of one atom of carbon 12, C12 लिखा था, one atom of carbon 12th called as relative atomic mass। Number of times of an atom of element heavier than 1/12th of mass of one atom of carbon 12 called as relative atomic mass। देखो इसमें इतना तो पुरानी बात ही है,
इसी को तो एमयू कहते थे। उसके बाद ऊपर में क्या लिखा है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट हैवियर देन, कितना गुना कोई एटम भारी है, कितना गुना कोई एटम भारी है, किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 से। उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, नाइट्रोजन का मास अभी पढ़ा था तुम लोग, कितना, 14 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना ग्राम बराबर कितना लिखते हो, 14 एमयू। ठीक है, तो 14 एमयू से क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय 14 एमयू, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास जो 14 है उससे क्या समझते हो, क्वेश्चन ही लिख देते हैं, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय 14 एमयू, सीधा सीधा बात, 14 एमयू से क्या समझते हो, क्या समझना है हम लोगों को, इट इज 14 टाइम्स, कोई चीज रहे, नाइट्रोजन नाम न लिखें, जानबूझ के न लिखें, नाइट्रोजन नहीं, किसी का मास कितना एमयू है ये लिखा रहे तो हम लोग को समझना है, इट इज 14 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम या एन एटम ऑफ कार्बन 12। बस इतना बात, नंबर बताता है कितना गुना कोई एटम भारी है, ये बताता है आपको रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे उस सुमो पहलवान का चौथाई था ना, वैसे ही ये बताता है कोई एलिमेंट कितना गुना भारी है, किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 से, है ना। कोई पूछे आप क्या समझते हैं, यूरेनियम का मास 238 है, 238 एमयू है, हम लिए यूरेनियम का है या नहीं है इससे मतलब ना है, 238 एमयू है मास, इसका मतलब है कि वो एटम जो भी होगा वो 238 गुना भारी होगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। बस इतना ही समझना, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग किस चीज में लिखते हैं, एमयू में। और ये क्या बताता है कि कोई एटम कितना गुना भारी है एन एटम ऑफ कार्बन 12 से, ठीक है, लिख दीजिए। पहले हाइड्रोजन को लिया गया था, फिर नाइट्रोजन को, फिर कार्बन 12, है ना। एक्चुअली में आइसोटोप का एग्जिस्टेंस हुआ, तो जैसे जैसे पहले पहले खोजा गया वैसे वैसे, और किसी को भी ले लेंगे, बताने वाली बात ये है तुम्हारे लिए कि यदि हम ऑक्सीजन ले लेंगे तो 1/16 लिख देंगे, बात एक ही आएगा, है ना। यदि हम ऑक्सीजन लेंगे, हाँ मास के बराबर आ जाएगा। नाइट्रोजन भी ले सकते हैं, 1/14 करना होगा, है ना। लेकिन ये कार्बन ही इसलिए लेते हैं, बस कॉन्सेप्ट यही है कि कार्बन यूनिवर्सल एटम है, सब जगह पाया जाता है, कार्बन सब जानता है, इसलिए कार्बन को ही स्टैंडर्ड माना गया है। मान हम किसी को सकते हैं, ऑक्सीजन भी मानते, 1/16 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 कर देते, यही आंसर आता।
है ना, नाइट्रोजन ले लेते 1/14 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन 14, यही आंसर आता। लेकिन जैसे वो सुमो पहलवान को मान ली थी उसकी मम्मी, ये रेफरेंस में सुमो पहलवान का नाम बता दिए, बता सकती थी ना कि अपन भैया जो है इसका बड़का उसका आधे तो है, लेकिन नहीं बताई। बगल के गांव में जो सुमो रहे थे उनकर चौथाई है। रेफरेंस में सब लोग जानता है, सब जगह वो पाए जाते हैं, इसलिए कार्बन 12 ले सकते हैं। बच्ची का सवाल था कि कार्बन ही क्यों, ऑक्सीजन क्यों नहीं ले सकते, तो हम कहे ले सकते हैं, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, खाली यहाँ पे 1/12 के जगह पे क्या करना होगा, 1/16 कर दीजिए, एक ही चीज आए। नाइट्रोजन भी ले सकते हैं, 1/14 कर दीजिए, ठीक है, सब उतना ही के बराबर में आए। ठीक है, मतलब समझ गए ना। कोई पूछे 16 mu से आप क्या समझते हैं, क्या बोलिए कि जो भी है वो 16 गुना भारी है। ठीक है, ये 16 गुना भारी है किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 से, है ना। रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर को कहते हैं, ये 16 गुना है कि 14 गुना है कि 12 गुना है। ठीक है, इसीलिए कोई बच्चा यदि पूछा जाता है कि नाइट्रोजन का मास कितना है तो कह कि 14 करके चुप हो जाता, ना एमयू बोलेगा ना ग्राम बोलेगा। मतलब है कि वो ये जानता है कितना गुना भारी है, ये सिर्फ बताया है ना, वो रिलेटिव एटॉमिक मास बता रहा है। ठीक है, अब देखो हम क्या बताएंगे, ये सब तो पढ़ना था। काम के लिए बात ये है कि किसी भी एटम का मास, एक एटम का मास उसके मास नंबर के बराबर ही होता है। एएमयू में लिख देंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा, ग्राम में लिख देंगे तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अगला है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास है ना, ग्राम एटॉमिक मास को कहा जाता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम of element known as ग्राम एटॉमिक मास। हम आपके सामने निकालेंगे सब कुछ, देखिएगा, खाली रटना नहीं है, समझना है। अब यदि हम कहे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है सर, नाइट्रोजन, तो जैसा कि डिफिनीशन है बाबू, उस डिफिनीशन से क्या कहा जाएगा कि सर मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम को ही ना आप कहिएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। बोलो, दोनों एक ही चीज लिखा है ना, तो 1 मोल एटम का मास कितना होगा। तो हम आपसे पहले पूछते हैं एक एटम का मास कितना था, बोलो बोलो कितना था, 14 एमयू था। ग्राम में कितना था, 14 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24, और 1 मोल है। 1 मोल में पार्टिकल की संख्या कितनी होती है, थोड़ा बहुत जो जान रहे हैं सब, इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है। ठीक है, ये हम भी बनाएंगे अलग कॉन्सेप्ट में, लेकिन फिलहाल जितना जानकारी है उससे 10⁻23 इतना गुना करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास निकलेगा कि नहीं। और जानते हो अच्छा बात क्या है, ये दोनों को गुना करते हो तो आता है 1, ये दोनों को गुना करते हो तो आता है
एक ना हो रहा विश्वास, विश्वास नहीं है तो दिखाते हैं ना, थोड़ा सा रुक के देखिए, जल्दी कुछ नहीं, समझ आ जाए उससे बढ़िया बात कुछ नहीं। मल्टीप्लाइड बाई 1.67, देखो कितना आता है, 10, आई 24 है माइनस, और 23 है, तो ये सुनना बचा ना, तो हो गया खत्म, 1 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया? क्या, मेरे को लिखते हैं तुम लोग के सामने, 14 इंटू 10.05 आ रहा है, 05 तक लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर -24 + 23 बराबर 14 इंटू 10.05 इंटू 10 टू द पावर -1। क्या बोलो, लिखेंगे कि ना, बोल दो ना। अब 10.05 में 1.1 का गुना होगा तो क्या बच जाएगा? बोलो कुछ नहीं सर, बात खत्म। क्या 10.00 समझ लिए, कितना आया बता दो तुम ही लोग, इतना नौटंकी करेगा क्या जरूरत है कोई जरूरत? इसीलिए हम क्या कहेंगे आपको कि रिलेटिव एटॉमिक मास में 14 एमयू लिखे थे, और ग्राम एटॉमिक मास में 14 ग्राम, तो सारे एटम में अप्लीकेबल है, सारे एटम में अप्लीकेबल है। यदि मास नंबर को एमयू में लिख दिया जाए, 14 एमयू मास नंबर 14, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसी नंबर को ग्राम में लिख दिया जाए, ग्राम एटॉमिक मास, हालांकि अंतर ढेर है, 14 एमयू एक एटम का मास था, 14 ग्राम 1 मोल एटम का मास है। एकदम ध्यान रहे कि एक एटम ऑक्सीजन का मास पूछे तो 16 एमयू, 1 मोल एटम ऑक्सीजन का मास पूछे 16 ग्राम। कोई पूछता है 4 एटम ऑक्सीजन का मास कितना, 64 क्या एमयू, 4 मोल एटम का मास कितना, 64 ग्राम। यही तो मोल को कंफ्यूज करता है, बस इतने ही बात दिमाग में सेपरेट करके रखो तो वहां पे आसानी हो जाए। एमयू और ग्राम में क्या अंतर है, एक एटम 1 मोल एटम में क्या अंतर है, इसलिए ना आ गया कि दोनों गुना होकर के एक हो गया तो बराबर आ गया। अब इसका फायदा हम लोग उठा लेंगे उस तरह से समझ के कि किसी भी एटम के एक एटम का मास एमयू में होता है, उतना ही मास 1 मोल एटम का ग्राम में होता है। अगला बोर्ड में लिखेंगे, अभी उतार दीजिए इसको। देख रहे हैं, यही सब केमिस्ट्री में अब समझ आ जाए तो याद वाद नहीं करना रहता है, और समझ में आने के लिए गुना भागा करिए आपके सामने, ये देखिए कहाँ से आया है, ये ऐसे ही कुछ नहीं, एक्चुअली में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। एक में भागा दोगे ना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को, तो आ जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। लिख लेना अगल बगल में, ये वो भागा कितना बार काम देगा मोल बनाने में। केमिस्ट्री वाले लोग उसको बनाए ही ऐसा है, ये सब कुछ सब मेजरेबल प्रॉपर्टी है, सब गुना भागा करके निकाला हुआ है, रटाया हुआ नहीं है, ये सब गुना भागा करके निकाला गया है।
भागा भी बगल में लिख देना ही काम देगा कि 1/6.022 इंटू 10⁻23 जो होता है आइए ना पहला वाला सिटवा निकाल के दे दीजिए सर। हाँ पहला जो है एकदम से हाँ, यहाँ पे है। आपको दिखाई नहीं जब ये पहला पेज हुआ था, अब पता नहीं बेसिक कंसेप्ट 4-5 गो में लिखल हो। दे दीजिए हाँ हाँ 5-10 मिनट पहले लिख दिए क्या? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन मतलब 14 ग्राम मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम। नोट में क्या लिखना है? नोट जानते क्या लिखना है? ऐसे लिखेंगे किसी भी एलिमेंट के एक ऐसे एटम का मास, ठीक है, उसके मास नंबर के बराबर ही होता है, बराबर ही होता है। यदि एक एटम है तो एमयू में और एक मोल एटम है तो ग्राम में। बस हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। क्या बराबर ठीक ना लिखे? किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास उसके मास नंबर के बराबर ही होता है, ठीक है? नहीं होता है क्या? कार्बन के एक एटम का मास 12 तो होता ही है, नाइट्रोजन के एक एटम का मास 12 ही तो होता है। अब एक एटम है तो एमयू में, एक मोल एटम है तो ग्राम में। एक एटम है तो एमयू में होता है और एक मोल एटम है तो ग्राम। बस इतना ही सा बात है। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को छोड़ देना है, रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं। जैसे मास ऑफ
एग्जाम्पल करके यहाँ पे सपोर्ट में लिख दीजिएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना बताओ तुम लोग, 16 mu, और मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना लिखेंगे, 16 ग्राम। बस इतना ही तो समझ के रखना है यार, इतना ही समझ के रखना है। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास उसके मास नंबर के बराबर ही होता है। हिंदी में लिखें, यदि mu में तो एक एटम का मास, और यदि ग्राम में तो बताओ ना यार, एक मोल एटम का मास। जैसे एक एटम ऑक्सीजन का मास 16 mu और एक मोल एटम का मास 16 ग्राम। एक एटम और एक मोल एटम में अंतर कितना बड़ा है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम जब होगा तो एक मोल एटम होगा, ठीक है। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होगा, तब एक मोल एटम होगा। वन मोल एटम कब होगा, तो बोलेंगे सर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होगा, तब जाके एक मोल एटम होगा, ठीक है। तो कितना बड़ा अंतर है, ये एगो एटम ये इतना एटम, समझ रहे, बढ़िया। आगे नाउ द एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास ये वो अलग कहानी से के वजह से होता है। आइसोटोप सुना है तुम लोग, तो एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आइसोटोप के एग्जिस्टेंस के वजह से है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट किसके वजह से है, आइसोटोप्स के वजह से, है ना। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट is average due to the existence of their isotope। आइसोटोप्स किसको कहते हैं, आइसोटोप्स किसको कहते हैं, different atom of same element having same atomic number but different atomic mass, है ना। different atom of same element having same atomic number but different atomic mass known as isotopes। सेम एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, डिफरेंट एटॉमिक मास या फिर मास नंबर अलग होगा, है ना। एक्चुअली में आइसोटोप ही का डिस्कवरी जब हुआ तब डाल्टन साहब का एटॉमिक थ्योरी जो है ना, वो उसके पोस्टुलेट्स
गलत होने लगे। भाई साहब कह दिए थे कि एक एलिमेंट में सेम टाइप का आइटम होता है, मतलब कार्बन 12 यदि है 12 मास वाला तो सारा एटम 12 मास वाला ही होगा। लेकिन जब आइसोटोप एग्जिस्ट किया तो कार्बन में देखा गया 12 एटॉमिक मास वाला भी है और 14 एटॉमिक मास वाला भी है ना। तो पोस्टुलेट्स में गलतियां ढूंढने लगे लोग। डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नोन एज आइसोटोप। एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन 1 ऐसे लिखा था, सिंबल पढ़ाए हैं 2 दिन पहले, H21 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप देखे गए जिसके एटॉमिक नंबर एक, एटॉमिक नंबर एक एक एक, लेकिन मास नंबर या एटॉमिक मास अभी लिखे थे ना, मास नंबर एटॉमिक मास के बराबर ही होता है, खाली एमयू में लिखाएगा और ग्राम में लिखाएगा। कितना है बताओ? 1, इसमें कितना 2, इसमें कितना 3। तो मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर, रिश्ता इज कॉल्ड एज आइसोटोप। यही ना हुआ, कार्बन 12 और कार्बन 14, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 15 भी, ऑक्सीजन 17 भी, है ना। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, बोरोन 10, बोरोन 11, बेरिलियम 4 दूनी 8, बेरिलियम 9। सारे एटम के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं साहब, सारे एटम के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, यूरेनियम 238। ठीक है, समझ रहे हैं? अब बताइए, अब बताइए, पहले सुनिए समझिए, जब कार्बन के 2 तरह के मास रिपोर्ट हो गया 12 और 14 भी, तो अब कार्बन का मास आप 12 कहिएगा कि 14 कहिएगा? तो साइंटिस्ट को समझना पड़ेगा ना कि एवरेज में बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लोरीन का मास 35 कहिएगा कि आप 37 कहिएगा? बताना पड़ेगा ना कि इसका मास अब एवरेज लेके बताना पड़ेगा। जैसे इस क्लास में बैठे हुए बच्चे का उम्र, 10 बच्चा का उम्र 16 साल, 10 बच्चा का उम्र 17 साल, 20 बच्चा का उम्र 18 साल। अब हमसे पूछता है कि आप में के क्लास में जो बच्चा बैठा उसका उम्र कितना है, तो क्या हम 16 कहें कि 17 कहें कि 18 कहें? तो बोलेंगे सबका एवरेज निकाल के कहिए। ठीक है, एवरेज निकलेगा, इसकी भी एवरेज निकलेगा। और आपको पता भी है क्लोरीन का मास कितना लिखा हुआ पीरियोडिक टेबल में, 35 पॉइंट, ये 0.5 कहां से आ रहा है? ये एवरेज एटॉमिक मास आ रहा है। आप हाइड्रोजन के एटॉमिक मास देखिए, पहला से स्टार्ट करिए, 1.008 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, हम लोग 1 मान लेते हैं उसको। क्या बेरिलियम का एटॉमिक मास चेक करिए, 8.9 के करीब में होगा, तो उसको 9 मान ली। 1.008 था तो 1 मान ली। लेकिन जहां 35.5 है, कॉपर का मास 63.5 है, तो 0.5 कहां से आया? प्रोटॉन तो आधा होगा नहीं, एमयू तो आधा होगा नहीं। तो जहां जहां दशमलव का मास है, और पूरे पीरियोडिक में हर एलिमेंट का मास दशमलव में ही है, तो वो कैसा मास है? एवरेज एटॉमिक मास है। इसके लिए हम लोगों को जानना पड़ता है 2 बातें, पहला तो उसका एटॉमिक मास, और दूसरा कितना प्रतिशत एग्जिस्टेंस है। मतलब क्लोरीन का 2 तरह का एटम है, मान लो कि 100 एटम क्लोरीन का लिए, जिसमें 75 एटम क्लोरीन 35 मास वाला है और 25 एटम क्लोरीन 37 मास वाला है, तो बता क्लोरीन का मास कितना हुआ? अरे इतना देर में कैलकुलेट करके बता सकता है तुम लोग, मैथ वाला बच्चा।
क्लोरीन 35, 100 एलिमेंट लिए सब मिला के 100 एटम, 35 मास वाला 75 एटम है, और 37 मास वाला 25 एटम है। तो बताना है कि एवरेज मास क्लोरीन का कितना हुआ। ना निकलेगा, कैसे निकलेगा ये बताओ। 75 गुना 35 और 37 गुना 25 बटा 100 निकाल देंगे, आ जाएगा। क्या एवरेज एटॉमिक मास ऐसे निकलेगा? जैसे इस क्लास में बैठे हुए बच्चे का एवरेज उम्र कैसे निकलेगा? बोले सर, आप बोले 10 बच्चा 16 साल का, तो 10 गुना 16, 10 बच्चा 17 साल का, 10 गुना 17, 20 बच्चा 18 साल का, 20 गुना 18 बटा टोटल बच्चा 20, 10, 30, 10, 40, एवरेज उम्र निकल जाएगा। वैसे ही यहां भी एवरेज निकल जाएगा, है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास क्यों लिया जाता है? तो ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ देयर आइसोटोप। आइसोटोप किसको कहते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग। अब थोड़े बड़े हो गए हो, ऐसे भी लिखाता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप देख सकते हो हाइड्रोजन में कितना आया, कैलकुलेट किए? हाँ, वही लिखा हुआ है वहां, देखो 35.5 ले आया। तो 35.5 कैसे लिखा गया है ये समझ में आ गया ना। देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी लिख देना नीचे, सब में एक 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 होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन एन लिखे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? 0, एक में से एक गया, 2 में से एक गया, और 3 में से एक गया। कौन सा वो एक एटम है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होता है? वो सिर्फ यही है ना। हाइड्रोजन कहा जाएगा, लेकिन इसके भी नाम होते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, और इसको ट्राइट्रियम। लिख दो, फिर कुछ कुछ लिख देंगे।
लिख दिए। लिख दिए। तो आइसोटोपिक एक्सिस्टेंस के वजह से मास क्या हो जाता है, एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका है बराबर आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज एग्जिस्टेंस प्लस दूसरा आइसोटोप का आइसोटोपिक मास गुना उसका परसेंटेज एग्जिस्टेंस। और यदि एग्जिस्टेंस परसेंटेज में है तो टोटल 100 ही आना है बटा 100। कभी कभी रेशियो में लिखेगा तो रेशियो ऑफ वन आइसोटोप गुना आइसोटोपिक मास प्लस रेशियो ऑफ अदर आइसोटोप गुना आइसोटोपिक मास बटा टोटल रेशियो। नहीं, कभी कभी लिखेगा फलना एग्जिस्ट, फलना जो है ना 3:1 के रेशियो में, तो 3:1 के रेशियो में तो गुना 3 कर देंगे, गुना 1 कर देंगे, और टोटल रेशियो 3:1:4 है ना। क्वेश्चन देके सॉल्व करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आप लोग 10वां में मीन निकाले होंगे, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, है ना फ्रीक्वेंसी। वही मीन का ही फार्मूला का एप्लीकेशन है ना। जितना रहेगा उसको जोड़ते जाना है, बटा फ्रीक्वेंसी से भागा दे देना। पढ़ा था ना, है ना। इसके वो अलग मैथ में कौन डिपार्टमेंट है ये, स्टैटिक्स, जहां एवरेज निकालना रहता है, मीन मीडियन मोड ये सब रहता है निकालना, वहीं पे। लिखिए।
लिख दिए? कोई दिक्कत? अब इस पे क्वेश्चन बना दिया जाए क्या? क्वेश्चन, क्लोरीन, वही क्वेश्चन जो ऐसे बना रहे थे, एग्जिस्टिंग टू आइसोटोपिक फॉर्म, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, in the existence of 75% and 25%, कैलकुलेट, रेस्पेक्टिवली भी लिखना जरूरी होगा, रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। निकालिए। क्लोरीन दो तरह के आइसोटोपिक फॉर्म में है, 75% और 25%। पूछ रहा है एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का क्या होगा। आ गया? क्या लिखेंगे? एवरेज एटॉमिक मास बराबर, पहला आइसोटोप है 75% जिसका एटॉमिक मास 35, दूसरा है 25% जिसका एटॉमिक मास 37, बटा टोटल 100, ऊपर में गुना करके जोड़ो, 3550 आ रहा होगा, बटा 100 बराबर 35.5 ग्राम लिखोगे। एक मोल एटम का मास, एमयू लिख देंगे एक एटम का मास, बस वही कॉन्सेप्ट चलेगा। एक एटम क्लोरीन का मास, एक एटम क्लोरीन का मास, एक एटम क्लोरीन वे, कै ग्राम, कितना एमयू? 35.5 एमयू। एक मोल एटम क्लोरीन वे, वे मतलब भार, कितना ग्राम? 35.5 ग्राम, है ना। ये बात अलग से याद रखना है, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, है ना। एग्जैक्ट एटॉमिक मास एमयू का सॉल्यूशन कर देंगे, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से गुना कर देंगे तो एग्जैक्ट भार आएगा। ठीक है, बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। बढ़े ना?
दूसरा क्लोरीन exist in two isotopic form. Chlorine 35 and chlorine 37 in the ratio of 3:1. Calculate the average atomic mass of क्लोरीन। चलिए जल्दी से सवाल लिखिए, कोई टेंशन न लेना है, कोई सोचने की बात नहीं। अभी आपके उम्र में आपके सोचने से कोई फर्क ना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते आप सोच के। यही सोचना है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं सोच के, जो जैसे है वैसे चलते ही रहेगा। कुछ करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा। नहीं तो एक एक उपाय है नेता बनने वाला, जो कोई बनने नहीं देगा सब नेते। नहीं, उसमें बड़ा कंपटीशन है। Chlorine exists in two isotopic form, chlorine 35 and chlorine 37 in the ratio of 3:1. Calculate the average atomic mass of chlorine. तो रेशियो दिया है, एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्लोरीन 35 वाला कितना रेशियो, तो 35 गुना 3 37 गुना 1 बटा टोटल रेशियो। यही ना पढ़े थे फॉर्मूला, 3 जोड़े टोटल रेशियो। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10 और 37 बटा 3 1 4, 142 बटा 4, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 35.5 ग्राम। समझ गए? समझ गए? अगला सवाल, क्वेश्चन, एवरेज एटॉमिक मास of chlorine is 35.5 if the chlorine exists in two isotopic form chlorine 35 and chlorine 37. Calculate the percentage existence of these isotope in nature. ये कैसे बनाओगे? मैथ है भैया, मैथ ही है।
सवाल तो इतना आसान रहे, इतना हूँ आसान सवाल आईआईटी और मेडिकल जैसे परीक्षा में आता है। हाँ, आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, उसमें दिखेगा। क्या बनेगा किसी से? आंसर तो तुम लोग को पता ही है, निकालना है ना। आंसर नहीं पता है? 75 25 ही ना आएगा, कैसे? बना दिया क्या? हम्म, कैसे? कोई बनाए? कैसे? हाँ, हाँ, एक ठो को एक्स मान लिया होगा, दूसरे का 100 - x हो जाएगा और बन जाएगा। इसमें क्या है? मैथ के लिए जुझारू होना चाहिए, कैसहू निकाल देने वाला विधि, सीधा नहीं कहता है। इसमें केमिस्ट्री है, बताओ। केमिस्ट्री तो बस आइसोटोप बताना केमिस्ट्री था, बाकी कुछ भी बताना इसमें केमिस्ट्री नहीं। ये सिंपल मैथ, लेट करना पड़ेगा। सवाल समझ रहे हैं ना? कह रहा है एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का 35.5 है। क्लोरीन दो आइसोटोप के रूप में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो बताइए कि नेचर में कितना परसेंट क्लोरीन 35 पाया जाता है और कितना परसेंट क्लोरीन 37 पाया जाता है? यही तो सवाल है। हम लोग मान लेंगे कि क्लोरीन 35 नेचर में X% है, तो क्लोरीन 37 100 - x होगा। अब उसी पुराने वाले फॉर्मूला पे रख देंगे, निकल जाएगा। लेट क्लोरीन 35 बी X% and chlorine 37 बी 100 - x%। एंड क्या? तो देन ना होगा जी। कोई दो चीज यदि प्रतिशत में लिखेंगे तो यदि एक वो X% है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 100 - x%। अब देखो, एवरेज एटॉमिक मास बराबर 35 × x प्लस 37 × 100 - x बाई 100। चूंकि एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है 35.5, तो ऊपर में 35x 3700 माइनस 3700x बाई 100, फिर 3550 बराबर 35x प्लस 37 3700x। हाँ, 3700 क्यों लिख दिए? थर्टी सेवन इंटू एक्स 37x, ठीक है। 3550 में से 3700 ये वाला उधर ले जाएंगे, ले जाए ना, तो कितना बच गया इधर? 35x माइनस 37x, तो उधर -150 दिखाई दे रहा होगा, बराबर माइनस 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 कैंसिल, x बराबर 150/2 आ गया ना 75। क्या? दैट इज, अब यहां पे आंसर लिख देते। क्लोरीन 35 को हमने मान लिया था x,
क्लोरीन 35 को हमने मान लिया था x, और x आया है 75%। और क्लोरीन 37 को मान लिए हैं 100 माइनस x, दैट इज 100 माइनस 75, दैट इज 25% हो गया, है ना। तो रेशियो में दे, परसेंटेज में दे, या परसेंटेज निकालने के लिए दे, तीनों तरीके से हम लोग तैयार है ना। एवरेज एटॉमिक मास ऐसे ही निकलता है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास एयर का निकालना है। एयर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, सवाल ये है। क्लियर है, चारों तरह का मास टॉपिक कवर्ड है, चारों तरफ का मास। इसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक बात और, इसी का एप्लीकेशन बता देते हैं। एयर का मॉलिक्यूलर मास होता है कि होबे नहीं करता है? होता है। कितना? 29। एयर का मॉलिक्यूलर मास होता है। देखिएगा यहां पर लिख रहे हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ये अलग टॉपिक है, एटॉमिक मास से हट गए। यदि किसी मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? तो दो चीज मिक्स होगा तब ना एवरेज निकालेंगे, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन, एवरेज का एक ही को फॉर्मूला है, वही मीन बराबर समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, वही फॉर्मूला से बनाएंगे। देखो कैसे, एयर, इसी हेडिंग के अंदर सीधा क्वेश्चन लिखना, जो कि फॉर्मूला आपको पता है। एयर इज द मिक्सचर of mainly oxygen and nitrogen in the percentage of कितना? 20% and 80%। then calculate the average molecular mass of air। सवाल ये, क्या दिक्कत? एयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है 0.03%, बहुत कम है, इग्नोर कर दिए, मेनली लिख दिए आप, ठीक है। मास में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। परसेंटेज ऑफ 20%, यानी कि ऑक्सीजन होगा 20% और नाइट्रोजन होगा 20%, 80%। तो बताना है एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर कितना है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकलेगा, सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं, आप लोग हाँ नहीं करिएगा। कितना है ऑक्सीजन, बताओ ना जी। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 दूनी 32, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में ना है एयर में, 16 दूनी। नाइट्रोजन कितना, और मॉलिक्यूलर मास बटा 100, ठीक है। देखो कितना आ रहा है 640 और 8 8 64, 4 बच गया 6, 8 दूनी 16, 6 22 बटा 100, है ना। एवरेज मास बराबर कितना आ रहा है अब 0,
4 4 8, 8 बाई 100 कितना आया? समझ में आया? इसी को 29 लिख देते। कार्बन डाइऑक्साइड जरा मना है 0.03%। इधर फ्रैक्शन में आई भी किया है, होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, 29 लिया जाता है ना? तो कैसे निकला है ये समझाएं। किसी भी केस में एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना हो या मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, डरना नहीं है कि हम लोग तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जानते थे, तो मिक्सचर है इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें? कोई भी दो चीज जिसमें आपको पता है कि वो कितना कितना है, आप उसके मास से उसको गुना कर दीजिए और भागा कर दीजिए, एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी निकल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? जनरली इन जनरल ये भी लिया गया है कितना किताब में, इन जनरल मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर इज टेकन 29। कैसे कैलकुलेट हुआ हम ये सीखा। ठीक है, आज का टॉपिक ये एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास वाला खत्म। अब अगले दिन मोल पढ़ाएंगे।